अब हम समझते हैं कि हाउ द फ्यूचर वॉर वुड लुक लाइक। और आगे मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा तो मैं आपको ये बता दूं कि वो जितने भी पॉइंट्स हैं वो मेरे अपने अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, जो मैंने इतने दिनों में सीखा है। क्योंकि एक पॉइंट तो मैंने ये सबसे पहला चीज़ ये सीख लिया कि यार पहले जो वॉर थी ना कि द बोथ द मिलिट्रीज फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर फेस ऑन फेस, यार अब वॉर का नेचर वैसा नहीं रहने वाला है। क्योंकि मेरे हिसाब से वर्ल्ड अब इतना एडवांस हो चुका है कि ये सारी चीज़ों से जो कंट्रीज़ है वो ऊपर उठ चुके हैं। आप कहते हो ना कि ऊपर उठ चुके हैं, तो कंट्री ये सारे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वॉर एंड फाइटिंग इससे ऊपर उठ चुका है। तो फर्स्ट अमंग देम लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसा फ्यूचर वॉर हो सकता है। तो उसमें हम कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मैं बता दूं। सबसे पहले मैं देखो हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हो सकता है। सेकंड में कैसे बायोलॉजिकल वेपन्स यूज़ हो सकते हैं, वर्चुअल वेपन्स यूज़ हो सकते हैं। फिर उसके बाद स्पेस वॉर हो सकता है। फिर ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो कि हम समझेंगे। जैसे फोर तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें समझना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियर वॉर। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय सिप्री, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके हिसाब से जो लेटेस्ट रिपोर्ट में ये निकल के आया है कि चाइना के पास अराउंड 360 न्यूक्लियर वेपन्स है, 320 न्यूक्लियर वेपन्स है, और इंडिया के पास 150 न्यूक्लियर वेपन्स है। आप ये 320 है ना, इसमें 319 को साइड कर दो और इंडिया के पास 150 है, उसमें से 149 को साइड कर दो। अगर एक न्यूक्लियर वेपन भी अगर यूज़ हो सकता है तो वो उसके पास कैपेबिलिटीज़ है कि वो मास डिवास्टेशन कर सकता है। आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो इतना पावरफुल एक न्यूक्लियर वेपन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल, और आप ये मत सोचना कि अगर वॉर अगर नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के साइड या नॉर्थन एरिया साइड या ईस्टर्न साइड हो रहा है तो साउथ वाले सेफ है, या साउथ साइड हो रहा है तो ईस्ट वाले या नॉर्थ वाले सेफ है, वैसा कुछ नहीं। अब के जो मिसाइल्स बन रहे हैं वो इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल ICBM जिसे हम कहते हैं, उनका कैपेसिटीज़ अराउंड 4 to 45,000 है। मतलब अगर चाइना या फिर कोई भी कंट्री, नॉट ओनली चाइना, कोई भी कंट्री अगर एक कोना में रखता है तो वो दूसरे कोने तक को हिट करने का टारगेट रखता है। तो ये आप समझ जाओ कि एक मिलिट्री वेपन कैसे इतना पावरफुल हो सकता है, एक न्यूक्लियर वेपन कितना पावरफुल है आज के टाइम पे। तो फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन था कि वॉर वुड बी न्यूक्लियर वॉर। ऑफ कोर्स ये होगा ही न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि कोई भी अगर कंट्री अगर देखेगा दो न्यूक्लियर पावर अगर एक दूसरे से लड़ रहे हैं और वो देखे कि हमारा मिलिट्री कैपेबल नहीं है हमारे मिलिट्री, तो ऑफ कोर्स वो ऐसे पावर्स को यूज़ करेंगे। चांसेस है बहुत ज़्यादा कि वो ऐसे पावर को यूज़ करेंगे। ऐसा मतलब मैं ऐसा कहता हूँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा कहता है। और सेकंड पॉइंट इसमें है कि कैसे वॉर एक एज अ बायोलॉजिकल वेपन फाइट हो सकता है वॉर में जैसे कि अभी ये कोरोना वायरस जो आया, ऑफ कोर्स इसका ओरिजिन हमें किसी को नहीं पता है कि ओरिजिन कैसे राइज हो। हम जानते हैं कि वुहान के एक वेट मार्केट से यूज़ हो गया, बट आप सोचो एक वायरस कैसे पूरे दुनिया को स्टॉप करके रख दिया। अभी के टाइम पे हमें घर में रखने को मजबूर कर दिया है, वो हमें घर में रहने को उस वायरस ने मजबूर कर दिया है। लॉकडाउन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरे स्टॉप है। आप सोच के देखो, ऐसा ही अगर कोई वायरस या फिर कोई भी बायोलॉजिकल वेपन आपके कंट्री के सिटीजन्स पे डेलिबरेटली अगर किसी कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस कर दिया तो सोचो क्या डिवास्टेशन हो सकता है। आप वॉर के लिए फ़ाइट कर रहे हो, आपका मिलिट्री ऑलरेडी बीमार है, आप सोचो कैसा डिवास्टेशन हो सकता है। क्योंकि ऑफकोर्स अब बायोटेक्नोलॉजिकली हम इतने एडवांस हो चुके हैं, ये सब कर सकते हैं, लैब में ये सारी चीज़ें डेवलप हो सकती है। और थर्ड पॉइंट है वर्चुअल वॉर। जैसे आपने बहुत सारे मूवीज़ ऐसे देखे होंगे जिसमें कि फ़ोन के माइक्स को हैक कर लिया जाता है, या फिर बहुत सारे तो ऐसे भी कंट्रीज़ है जिसमें कि आपका कैमरा हैक हो जाता है, जिसमें आपके कैमरा हैक्ड है, मतलब आपका सारा वीडियो रिकॉर्डिंग और आपके माइक हैक है। जो ये हैक होते हैं रियलिटी में ऐसे होते हैं। तो आप सोचो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने किसी कंट्री से मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा खरीद रखे और ऑफ कोर्स उसने उसे बनाया है तो उसे पता है उसे कैसे क्रैक करना है, उसे कैसे हैक करना है। अब मान लो फ्यूचर में अगर हम उसी कंट्री से वॉर पे जा रहे हैं तो आप सोचो आपके जितने भी टैक्टिक्स है वो ऑलरेडी सुन रहा है आपके फ़ोन पे। ऐसे होते हैं हैक, ऐसे केसेस हैं बहुत सारे। मैं बहुत सारे न्यूज़ में बराबर पढ़ते रहता हूँ कि आपका एक रिसेंटली एक ये था पेगासस, एक इजरायली वायरस था जो कि ट्रैकिंग में यूज़ हो रहा था, जो कंट्रीज यूज़ करते हैं एज अ स्पाइंग पर्पस। तो ये था मेरा थर्ड पॉइंट जो आपका जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है। और फोर्थ पॉइंट इसमें स्पेस वॉर। पहले सोचो जब हम इससे पहले हमने जितने वॉर किए उसमें हमारा जितने भी सैटेलाइट सिस्टम थे वो उतने एडवांस नहीं थे, और आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हर कंट्री का एक अपना सैटेलाइट है। अब जितने भी एडवांस कंट्रीज है फॉर एग्जांपल चाइना, इंडिया,
फ्रांस, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, यूके सेम ब्रिटेन है बट रशिया हो गया, तो इतने कंट्रीज़ हैं, ये टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो चुकी है, इनका रीच स्पेस में चला गया है। आप सोचो कि आप और आपके पास ट्रैकिंग कैसे होता है, मॉनिटरिंग कैसे होता है, जो आप जीपीएस यूज़ करते हो उसमें हम मैप्स देखते हैं, तो आप सोचो वो तो सिविलियंस के लिए ऑफ कोर्स वो कम रिजोल्यूशन वाला अवेलेबल रहता है। आप सोचो एकदम हाई रिजोल्यूशन मिलिट्री पर्पस के लिए रहता है, जो आप एक इतना है ना कि पेड़ का स्ट्रक्चर बता दे वो कि पेड़ कितना बड़ा है, इस टाइप से भी ये मिलिट्री के पास ये है। मतलब इतने कैपेसिटी है ऑलमोस्ट, अब तो ऑलमोस्ट हर कंट्री के पास आ चुके हैं ऐसे, मतलब हर मेजर कंट्री, मेजर डेवलप्ड नेशन के साथ। तो आप सोचो अगर किसी ऐसे नेशन के साथ आप वॉर पे जा रहे हो, तो आप क्या क्या उनके लिए मुश्किल थोड़ी होगा कि वो आपके मिलिट्री के जो मूवमेंट है वो उनको ट्रैक करना। नहीं, अभी रिसेंटली हमने कन्फ्रंटेशन में देखा चाइनीज़ का जितना भी जो टेंट्स वगैरह है हमने कैसे चेक किया, हमने वो सारे तो स्पेस के थ्रू ही चेक किए। तो आप सोचो स्पेस वॉर्स हो सकता है, अब सामने वाले कंट्री को ये आपका स्ट्रैटेजी पता है कि आप अपने सैटेलाइट के साथ देख सकते हो, सामने वाला कंट्री क्या करेगा, आपके उस सैटेलाइट पे ऑलरेडी वॉर कर देगा। जो एसैट है हमारा एंटी सैटेलाइट, जो कि अभी जो हमारा जो बहुत ही फेमस जो अभी रिसेंटली था वो मिशन शक्ति जो था, जिससे हम क्या करते थे अपने जो यूजलेस सैटेलाइट है उसको डिस्ट्रॉय करते थे। तो आप सोचो ऐसा क्या आपको लगता नहीं कि ये कंट्रीज़ फ्यूचर में करने लगेंगी? ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये थे दोस्तों मेरे अंडरस्टैंडिंग कि हाउ द फ्यूचर वॉर वुड लुक लाइक। और अब देखते हैं कि वाई देयर इज़ अ लेस लाइकलीहुड ऑफ अ फ्यूचर वॉर। क्यों एक बहुत ही कम चांसेस है फ्यूचर वॉर होने का? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हम जिस टाइम पर रह रहे हैं वो फुली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, कि अब एक प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कोई यहाँ है तो सेकंड रॉ मटेरियल यहाँ है, तो फाइनली उसका असेंबलिंग इस कंट्री में हो रहा है, तो एक्सपोर्ट फोर्थ कंट्री में हो रहा है। तो ये एक सिंपल सा हो चुका है। जैसे एप्पल का देखो, एप्पल का रिसोर्सेज कहीं और मिलता है, वो कहीं और कंपाइल होता है, कहीं ताइवान में बनता है, कोई पार्ट चाइना में बनते हैं, फाइनली सारे रिसोर्सेज को असेंबल करके एक बार वो इंडिया में बिकता है। तो आप सोचो कैसे कंट्रीज से हो क्यों रहा है कि हो क्या रहा है कि कंट्रीज एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं। अब मतलब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, सारे बिग कंपनीज का इन्वेस्टमेंट हर जगह है, और एक गवर्नमेंट को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? इकोनॉमी चाहिए। और उनका इकोनॉमी कौन प्रोवाइड करता है? टैक्सेस ज़्यादा कौन देता है? कैपिटलिस्ट, ऑफ कोर्स कैपिटलिस्ट ही पे करते हैं बहुत ज़्यादा टैक्सेस। तो अब बहुत ही लेस लाइकलीहुड है ऑफ अ वॉर, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इंटरडिपेंडेंस है। अब सेकंड आप देखोगे एम्बेसीज जो होते हैं, जो हाई कमीशन होते हैं, उनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उससे होता यूँ है कि आप सोचो आप दिल्ली में हो, दिल्ली में स्पेशल चाइना एम्बेसी बहुत जगह, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में एक चाइनीज़ एम्बेसी दिल्ली में है। आप सोचो वहाँ से वॉर होता है तो हमें पता चलता है कि चाइनीज़ एम्बेसी दिल्ली में ही बैठे बैठे बता रहा है कि ऐसा है। तो आप सोचो बहुत सारे चाइनीज़ नेशनल्स भी वहाँ रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मतलब इनह्यूमन हुआ कम्प्लीटली? ये सारे गवर्नमेंट्स को पता है कि अब हमारे बहुत सारे नेशनल्स वहाँ रह रहे हैं, बहुत सारे नेशनल यहाँ रह रहे हैं, जिनका टेक केयर करने के लिए स्पेशल एम्बेसीज तैयार है यहाँ पे। तो आप सोचो कि कितना इंटरडिपेंडेंस है, लोग एक जगह नहीं है, उनको देख रेख करने के लिए दूसरे कंट्रीज़ में भी लोग रह रहे हैं वहाँ पे। तो ये है कि ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस हो चुका है, ग्रेटर मिक्सिंग हो चुका है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड हो चुका है हमारे बीच में। तो बहुत ही लेस लाइकलीहुड है कि अब एक वॉर होगा फ्यूचर में, क्योंकि अब होता यूँ है कि यूनाइटेड नेशंस है, फिर सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबलीज है, जो कि ऑफकोर्स दोनों यूनाइटेड नेशन के पार्ट है। तो इसमें होता है कि मैटर को वॉर्स होने से पहले ही इसे डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने का कोशिश कर दिया जाता है, जो ऑफकोर्स बहुत ही एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ऑल्दो वो लेट होते हैं बट स्टिल समहाउ दे आर वर्किंग। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक हाउ द फ्यूचर, मतलब देयर इज़ अ लेस लाइकलीहुड ऑफ एनी फ्यूचर वॉर। अगर होगा तो वो ट्रेड वॉर हो सकता है, बट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट लेस लाइकलीहुड है रिसेंटली, आई मीन मेरे हिसाब से कुछ टाइम में। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स दोस्तों मेरा इसमें यही रहेगा कि वी ऑल शुड बी अंडरस्टैंडिंग अब क्या क्या हुआ था हमारे साथ, कितने कैजुअलिटीज़ हुए, स्पेशली हमें कैजुअलिटीज़ को समझना ज़रूरी है। और ये बात भी कि जितने भी इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर हुए हैं मोस्टली हमने जीते हैं। कुछ ऐसे वॉर है जो कि चाइना पाकिस्तान क्लेम करता है वो जीता है, बट ज़्यादातर वॉर्स में हमने ही जीता है। इंडिया चाइना का वॉर अनफॉर्चुनेटली हम हार गए थे, बट 1965 का जो हुआ था माइनर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, उसमें हमने जीता था और चाइनीज़ हैव टू स्टेप बैक 1965 वाले में, 1967 वाले में। ऐसे ही मिस्टेक्स मैंने बहुत जगह की है, तो आप थोड़ा न्यू हूँ तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना मेरे साथ।
और उसके बाद और हमारा जो रिसेंटली सबसे बड़ी बात, हमारे जो रिसेंटली जो अभी प्रेजेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है पिया रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी, सर नरेंद्र मोदी, तो आप मान जाओ मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है वो, ठीक है। उनकी मैं मानता हूँ उनके पॉलिटिकल मोटिव्स कुछ भी रहते हो अगेंस्ट पॉलिटिकल, वो उनका अपना वोटिंग एजेंडा रहता होगा, मेरे को मतलब नहीं, बट जितनी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ मेरे हिसाब से वो उन्होंने बहुत ही सारी चेंजेस ला चुके हैं हमारे कंट्री में, और वो हमारे मिलिट्री को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर चुका है उन्होंने, और मतलब कि चीज़ें काफ़ी पहले से बेटर हो चुकी है हमारी उनके लीडरशिप में, कि अब कोई कंट्री हमारे से कॉन्फ्लिक्ट करने से डरता नहीं, मतलब चाहता ही नहीं है कॉन्फ्लिक्ट करने को, क्योंकि इंडिया का ऑफकोर्स बहुत ही बड़ा मार्केट है ग्लोबल वर्ल्ड में। तो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, और थैंक यू कि आपने एंड तक यहाँ तक मेरे साथ बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ बाय द यूज़र नेम vikram.jr.11। और हाँ, मास्क पहनना बिल्कुल भी मत भूलना। देखो अब मैं जाते जाते भी मैं मास्क पहन ले रहा हूँ। ओके, सो बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एंड बी सेफ।